चलिए, है ना, चैप्टर 1 से जो लास्ट टॉपिक अभी हमने पढ़ा था वो था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अभी हम बात करते हैं सेकंड की, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। ठीक है ना। अब इसमें अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें, ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन वैसी है जैसे पहली थी। यहाँ हम ले रहे हैं NaCl सॉलिड स्टेट में, इसमें हमने डाला वाटर H2O लिक्विड स्टेट में। तो जब नमक में या NaCl में आपने पानी डाला तो ये पूरा क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आपने इसमें पास कर दी इलेक्ट्रिसिटी। जब आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो इलेक्ट्रिसिटी पास करके यहाँ क्या मिल गया आपको, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 गैस, H2 गैस और NaOH इज एक्वस। ये ओवरऑल रिएक्शन है। अब जब यही रिएक्शन हमने पहले पढ़ी थी जहाँ पर हमने क्या लिया था, हमने लिया था मोल्टन NaCl, तो उस कंडीशन में हमने देखा था कि जो प्रोडक्ट बन रहा था वो था Na और Cl2, है ना। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बदल गया, यहाँ हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, NaOH एक्वस H2 गैस और Cl2 गैस। अब यहाँ क्या हुआ उसको भी अपन समझ लें। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर डायग्राम से देखें तो यहाँ हमने क्या ले लिया, एक्वस NaCl, है ना। नमक लिया, उसमें पानी डिसॉल्व कर दिया तो एक्वस NaCl मिल गया। उस एक्वस NaCl में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, Na प्लस Cl माइनस और साथ में वाटर H2O। जब हमने पहले डायग्राम बनाया था तो हमने क्या बोला था, वहाँ पर सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस था, अभी Na प्लस Cl माइनस और H2O तीनों है। ठीक है, उसके बाद हमने सेम यहाँ पर एक रॉड लगा दी एनोड, यहाँ पर लगा दी कैथोड और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया करंट के सोर्स से। ठीक है ना। अब हमने जो लास्ट डायग्राम पढ़ा था सेम उसी तरीके से इस तरफ क्या आ गई हमारी एनोड। ठीक है, एनोड पे प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इधर क्या आ गई, कैथोड, कैथोड पे प्रोसेस क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या पढ़ा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब यहाँ समझना है कि जैसे वहाँ पर एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई थी वैसे यहाँ क्या हो रही होगी। तो पहली रिएक्शन अपन ले रहे हैं किस पे, एट एनोड। ठीक है, और हमने वहाँ भी बोला था कि जो दो आयन्स हैं, एक N आयन और एक केटायन, इसमें से एनायन जो होता है वो एनोड पे मूव करता है और केटायन जो होता है वो कैथोड पे मूव करता है। और ये जो मूवमेंट ऑफ आयन्स है दैट इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी ऐसे याद रखें अपन इसको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। अब एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे एनायन Cl नेगेटिव जा रहा है ना। प्रोसेस क्या करनी है अपने को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं और Cl माइनस को भेज रहे हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या पढ़ के आए थे अपन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस में ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा तो आपको मिला Cl और बाहर निकल गया एक इलेक्ट्रॉन। फिर ऐसे ही दूसरा Cl होगा सॉल्यूशन में, वो गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो दो हो गए और Cl जुड़कर क्या बन गया, Cl2। ठीक है, इसमें अभी कोई डाउट, सेम वैसे ही जो हमने पहले किया था एनोड पे या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है ना। अब बात आती है कैथोड की कि कैथोड पे क्या रिएक्शन। तो कैथोड पे जाने से पहले अपन एक चीज़ और देखें कि जब हम इसी चीज़ को मोल्टन NaCl के लिए पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ बोला था कि सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस थे। अभी हमारे पास यहाँ क्या है, H2O, वाटर भी है ना। और वाटर जो होता है इट इज़ अ डाईपोलर मॉलिक्यूल। डाईपोलर मतलब जिसमें दो पोल्स हो, जैसे आप साउथ पोल नॉर्थ पोल पढ़ते हैं या मैग्नेट पढ़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। वैसे ही जब हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं और अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर होता है तो उसमें दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो वाटर की बात करें तो H पॉजिटिव एक तरफ होता है और OH नेगेटिव एक तरफ होता है और ये दोनों मिलाकर क्या बना लेते हैं, H2O। तो यहाँ ये जो वाटर मॉलिक्यूल हम बोल रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल भी कैसा होगा, एक पोलर, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव।
है ना। अब क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है और कैटायन पर पॉजिटिव पड़ा, एनायन पे नेगेटिव पड़ा, तो ये एक ऐसी स्पीशीज हो गई जो कैटायन की तरह भी बिहेव करेगी और एनायन की तरह भी बिहेव करेगी। तो इस कंडीशन में जब आप एनायन और कैटायन का मूवमेंट कर रहे हैं टुवर्ड्स एनोड एंड टुवर्ड्स कैथोड, तो उस मूवमेंट के साथ वाटर का मॉलिक्यूल का भी मूवमेंट होगा। समझ में आ गया? जैसे एनोड पे माइनस चार्ज था, सॉरी एनायन पे माइनस चार्ज था और एनोड पे माइनस था, तो एनायन कहाँ जा रहा था? एनोड पे। वैसे ही कैटायन पे पॉजिटिव है और कैथोड पे भी क्या है? पॉजिटिव है, तो कैटायन कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव पे। लेकिन जब हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और वो दोनों तरफ जा रहा है, कैटायन पे भी जा रहा है और एनायन पे भी जा रहा है। ठीक है, तो ये जो Cl माइनस यहाँ हुआ है, इसी के साथ यहाँ कौन आया होगा? और H2O भी आया होगा। क्या करने? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन करने। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब हमने बोला दो स्पीशीज गई है, लेकिन काम सिर्फ एक ही का होगा, मतलब ऑक्सीडेशन सिर्फ एक ही का होगा, और उसका होगा जिसके ऑक्सीडेशन की होने की क्षमता, होने का पोटेंशियल क्या हो? ज़्यादा हो। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज कंपेयर टू क्लोरीन आयन इज लेस, है ना। हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं। अभी सिर्फ आप याद रखो कि जब कैटायन और एनायन मूव कर गए थे कैथोड और एनोड पे, तो वाटर भी गया था, बट क्योंकि Cl माइनस का ऑक्सीडेशन कराने का पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन हो गया। वाटर का पोटेंशियल ऑक्सीडेशन का कम है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। ठीक, अब ये जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जब हम ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में ये बोल रहे हैं कि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, तो फिर रिडक्शन की प्रोसेस में वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? गुड, फिर क्या होना चाहिए? ज़्यादा, क्योंकि दोनों अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है तो रिडक्शन पोटेंशियल भी कम नहीं हो सकता, एक को ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो दूसरी रिएक्शन हम कहाँ बोल रहे हैं? एट कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब रिडक्शन। अब कैथोड पे भी कौन जा रहा है? वाटर जा रहा है और साथ में Na जा रहा है, पॉजिटिव। लेकिन दोनों में से रिडक्शन किसका होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम बोल दें कि अगर एनोड पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो सोडियम का रिडक्शन होगा, और अगर वाटर यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम दे रहा था तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा होगा। मतलब दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और आपको ये जो प्रोडक्ट NaOH और H2 जो बच गया है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, अभी इतना डायग्राम से क्लियर है। ठीक, अभी आपके लेवल पर आपको सिर्फ ये देखना है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है। आधी रिएक्शन जो होती है ओवरऑल में से वो एनोड पे हो जाती है और आधी जो है वो कैथोड पे हो जाती है। ठीक है, बहुत रेयर है कि आपसे कोई ये पूछ रहा है। एक कॉपर वाला एग्जाम्पल हमारे चैप्टर नंबर 3 में आएगा, तो वहाँ हम उसको क्लियरली देख लेंगे, वो आपके सिलेबस का पार्ट है। बाकी यहाँ से अगर आपको एनोड और कैथोड की रिएक्शन कोई पूछेगा तो ऐसा बहुत रेयर चांसेस है, फिर भी आपको पता हो कि रिएक्शन कैसे हो रही है। ठीक है, अब जब हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, चलो, है ना। अच्छा, एक चीज़ और देख लें कि यहाँ से जो क्लोरीन में से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, और ये जो क्लोरीन क्या बनकर निकल गया था? गैस बनकर निकल गया था। वो क्लोरीन यहाँ से किस फॉर्म में निकल गया? Cl2 के फॉर्म में निकल गया, और यहाँ क्या छोड़ गया रॉड पर? 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से जैसे पीछे हो रहा था, वायर से होते हुए इस रॉड पे आएंगे, और फिर जो भी स्पीशीज यहाँ से इधर जाएगी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये वाला जो डायरेक्शन हो गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट क्या होता है? करंट। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, और ये नेगेटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव कौन आ जाएगा? करंट। ठीक है, तो अब H2O में जो रिएक्शन हो रही है, पहले H2O की बात करें, है ना। जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी, जैसे यहाँ पर भी हमने क्या दी थी? इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ भी हम क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। जब हमने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी दी तो ये क्या बनाएगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, अभी जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में टूट जाता है ना, और ये H प्लस और OH माइनस जुड़कर H2O भी बना सकता है। तो ये रिएक्शन हमेशा हम रिवर्सिबल दिखाते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये एरो ऐसा लगेगा। ठीक है, ये आप आगे के सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब H2O टूटा H प्लस और OH में, मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल था, जब ये यहाँ से उठकर कैथोड पे गया तो यहाँ टूट गया H प्लस और OH में। एक और वाटर मॉलिक्यूल आया, वो भी टूट गया H प्लस और OH में। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए हुए हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ कौन है? 2
इलेक्ट्रॉन। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन ले लेगा, H पॉजिटिव। तो यहाँ से एक रिएक्शन और होगी, क्या कि ये 2 H प्लस बने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को क्या बना लेंगे, H2, है ना। पॉजिटिव मतलब क्या, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या पढ़ा है हमने, हाइड्रोजन इज 1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। और अगर H को हम H प्लस में बदल देते हैं, मतलब हमने उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो था वो निकाल दिया, ठीक है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन हम वापस डाल देंगे अगर, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो एक H बना, फिर एक इलेक्ट्रॉन लेकर एक और H बना, और दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड करके H2 बना लिया। अब इस पूरी प्रोसेस में क्या बच गया, 2 OH और Na। तो ये जो 2 OH है वो इस Na के पास आ जाएगा, प्लस 2Na प्लस 2 OH क्या बना लेगा, 2NaOH। ये एक्वस में आ गया, ये गैस में आ गया था, ये भी गैस में आ गया। तो ये है पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस एक्वस NaCl का। तो आपको इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको मोल्टन NaCl बता दिया था, अभी मैंने आपको एक्वस NaCl बता दिया, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन में NaCl प्लस H2O, इलेक्ट्रिसिटी पास की तो NaOH, H2 और Cl2। फिर ये पूरी रिएक्शन को डायग्राम से हमने देख लिया, क्या एनोड एक तरफ लगाई, कैथोड एक तरफ लगाई, एनायन कैटायन और वाटर मॉलिक्यूल देख लिया। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। एनोड पे क्या रिएक्शन हुई, वाटर क्लोरीन दोनों गए, क्लोरीन ने रिएक्शन किया, वाटर ने नहीं किया बिकॉज उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। कैथोड पे रिएक्शन देखी, तो कैथोड पे वाटर ने रिएक्शन करके ये बनाया, जिसमें से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर H2 बना लिया, और बचा हुआ OH और Na जुड़कर NaOH। तो दिस इज दी हाफ रिएक्शंस फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एंड दिस इज दी ओवरऑल रिएक्शन। तो अगर आपसे एग्जाम्पल में NaCl इलेक्ट्रोलिसिस पूछते हैं या कोई भी एग्जाम्पल पूछते हैं, तो आप NaCl का मोल्टन फॉर्म में भी इलेक्ट्रोलिसिस बता सकते हैं और NaCl का एक्वस फॉर्म में भी इलेक्ट्रोलिसिस बता सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपको प्रोडक्ट याद रखना पड़ेगा कि किसमें क्या प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन देखते हैं। हमने फर्स्ट पढ़ी थी कॉम्बिनेशन, उसके बाद डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन में हमने थर्मल पढ़ लिया, फोटोकेमिकल पढ़ लिया और इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिया। नाउ वी विल गो टू थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब थर्ड टाइप की जो हमारी रिएक्शन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो वर्ड से समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी को डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस मतलब हटाना, है ना। कोई एक चीज़ जब किसी दूसरी चीज़ को हटा देती है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, मान लो हमने लिया रिएक्शन में A, है ना, A प्लस हमने किया BC, ये रिएक्शन हमने किया A प्लस BC। तो इस कंडीशन में ये जो A है वो इस B को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है, इस तरीके से रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और रिएक्शन में जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो प्रोडक्ट क्या हो गया कि B अलग हो गया और A जुड़ गया किससे, A जुड़ गया C से, तो AC प्लस क्या बन गया B। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर कोई एक एटम, अच्छा ये सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है। जैसे ये तो एक चीज़ हमने बोल दी, दूसरी हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो हमने लिया AB प्लस हमने किया किसके साथ, CD के साथ, ये रिएक्शन हमने की AB प्लस CD। तो इस A ने यहाँ से इस C को डिस्प्लेस कर दिया, तुमको मिल गया क्या, AC प्लस BD, ठीक है। तो जहाँ पर एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को डिस्प्लेस करता है देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस बेसिस पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दो में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक हो जाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दूसरा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो एक रिएक्शन को हम बोल रहे हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक को हम बोल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि एक सिंगल एलिमेंट, एक एटम जो एलिमेंट के फॉर्म में हो, है ना, मेटल के फॉर्म में हो और मोर रिएक्टिव हो, वो यहाँ से लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। इनकी क्या डेफिनेशन है सिंगल डिस्प्लेसमेंट की, डबल डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। ये अभी आपको यहाँ पर एक साइड में फोटो दिखेगा, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप वहाँ से सारी डेफिनेशन को नोट कर लें, ठीक है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंगल एटम डिस्प्लेस करता है और डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों डबल के फॉर्म में होते हैं। इसको ऐसे याद रखें कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड फॉर्म, और डबल डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव मेटल इज ऑल्सो इन कंपाउंड फॉर्म एंड
द मेटल विच इज गेटिंग रिप्लेस्ड इज ऑल्सो इन कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझ लो। ठीक है, एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे मैंने लिया सपोज Zn सॉलिड प्लस किया CuSO4 एक्वस, ये रिएक्शन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जिंक मेटल है ना, और मेटल कैसा है, रिएक्टिव, मतलब मोर रिएक्टिव, ऐसा लिखिए अपन, मोर रिएक्टिव। यहाँ पर क्या है, कॉपर है, मेटल विच इज लेस रिएक्टिव। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है अगर वो सिंगल है ना, अपने आप में एलिमेंट के फॉर्म में है, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो कंपाउंड के फॉर्म में किसी ना किसी के साथ प्रेजेंट है, और उस केस में अगर एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ क्या बन गया, ZnSO4 प्लस Cu, है ना, ये एक्वस फॉर्म में आ गया और ये सॉलिड फॉर्म में उल्टा हो गया। यही चीज़ अगर कंपाउंड के फॉर्म में होगी, यहाँ वाली चीज़ भी कंपाउंड है और यहाँ वाली चीज़ भी कंपाउंड है, तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देखते हैं आगे। अब यहाँ से एक चीज़ और अपन ध्यान रखें कि अगर यही रिएक्शन मैं ऑलरेडी करता हूँ, मान लो ZnSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड, तो क्या ये रिएक्शन होगी? तो आंसर है कि ये रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज कॉपर के कंपैरिजन में जिंक की रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, इसलिए जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन यहाँ अगर देखें तो कॉपर की रिएक्टिविटी जो डिस्प्लेस करने आ रहा है और जिसको डिस्प्लेस करने आ रहा है उसमें कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक के कंपैरिजन में कम है, तो जिंक जो है वो सल्फेट को छोड़ेगा नहीं और कॉपर जोड़ेगा नहीं। क्लियर है? तो जो चीज़ डिस्प्लेस होने वाली है उसकी रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए और जो डिस्प्लेस करने आ रहा है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। और ये हमको थर्ड चैप्टर में पता चलेगा जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा और किसकी कम होती है। उस बेसिस पे हमने सारे मेटल को एक सीरीज़ में ऐसे अरेंज किया है जहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव ऊपर और कम रिएक्टिव नीचे आता है, उसको हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। तो वहाँ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस पूरी सीरीज़ के अंदर जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर है। क्लियर है चीज़? तो ये हुआ सिंगल डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन, जहाँ पर एक सिंगल मेटल किसी दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को जो कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब अभी अपन इसी में एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ जो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा अपना क्या लें, इसमें लेते हैं अपन एक इक्वेशन, रिएक्शन बिटवीन BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4, BaCl2 प्लस Na2SO4। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। अब यहाँ डिस्प्लेस करें, देखें बेरियम जो है वो भी कंपाउंड के फॉर्म में है, Na2SO4 जो है वो भी कंपाउंड के फॉर्म में है, तो इसका जो Cl2 है वो सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, Ba और SO4 जुड़कर BaSO4 प्लस Na और Cl जुड़कर NaCl बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 2 आ गया। ठीक है, तो ये भी एक्वस था, ये भी एक्वस था, और ये सॉलिड और ये एक्वस। ठीक है ना, ये किया क्या हमने ऐसा एक कंटेनर लिया, 2 कंटेनर लिए सपोज, एक कंटेनर में हमने क्या ले लिया, BaCl2 पानी डाल के इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, यहाँ पर ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन। दूसरे में हमने ले लिया Na2SO4, इसका भी क्या बना लिया, एक्वस सॉल्यूशन बना लिया दोनों का। ठीक है, ये भी ट्रांसपेरेंट होगा, ये भी ट्रांसपेरेंट, BaCl2 और Na2SO4 जो है पानी में आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं, तो डिजॉल्व हो गए तो सोल्यूशन बन गया। और फिर मैंने इन दोनों को साथ में एक कंटेनर में ऐसे मिला दिया। तो जब मैंने मिलाया इस कंटेनर में तो यहाँ BaSO4 भी बना और NaCl भी बना, तो आप देखोगे कि यहाँ नीचे की तरफ ऐसे कुछ सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा पूरा, दिस सॉलिड विल बी BaSO4, और ऊपर सारा लिक्विड है, दैट लिक्विड इज NaCl। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हमने बोला डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसी रिएक्शन को हम एक और नाम दे रहे हैं, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोल दिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब है जिनके अंदर क्या बनते हो, प्रेसिपिटेट। यहाँ बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी प्रेसिपिटेट क्या है कि कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की तरफ कोई भी सॉलिड ना हो,
लेकिन प्रोडक्ट में अचानक से कोई सॉलिड बन जाए तो दैट सॉलिड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपीटी, पीपीटी, ठीक है। और ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो ये हमारी थर्ड टाइप की रिएक्शन हुई, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब जहाँ पर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को डिस्प्लेस करे, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव एटम होगा एलिमेंटल फॉर्म में, डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल को कंपाउंड फॉर्म में से, दैट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड फॉर्म डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने एग्जांपल देखा जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हमने देखा BaCl2 और Na2SO4 के बीच की रिएक्शन। क्लियर है? तो ये हमारी थर्ड टाइप की रिएक्शन है। अब इसके बाद हमारी लास्ट फोर्थ टाइप की रिएक्शन आती है, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो अभी हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं कि क्या है। चलिए, है ना, तो फोर्थ है रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है कि रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली या टुगेदर इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीडेशन हो और साथ में क्या हो, रिडक्शन हो। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है, उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको अपन एग्जाम्पल से समझें कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, रिएक्शन बिटवीन, अपन ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, क्या ले लिया अपन ने, रिएक्शन बिटवीन, या फिर ऐसा ले लेते हैं रिएक्शन बिटवीन ZnO प्लस C, है ना। ये हो गया क्या, जिंक ऑक्साइड, सॉलिड स्टेट में हो गया, रिएक्शन कर रहे हैं किससे, कार्बन से। ये भी क्या हो गया, सॉलिड स्टेट में हो गया। तो जब आप जिंक ऑक्साइड और कार्बन का रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलकर कार्बन से जुड़ गया, तो आपको मिला Zn सॉलिड स्टेट में और CO गैस स्टेट में। ठीक है ना। अब इसको समझे कि ये जो जिंक ऑक्साइड था, इस जिंक ऑक्साइड को मैंने बदल दिया किसमें, जिंक में। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक तक आने में क्या निकल गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ हो रहा है क्या, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इस ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है, इस ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अरे उल्टा हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ लिख लेते हैं अपन कि रिडक्शन जो है, इस रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पहली चीज, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो रिडक्शन है, या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो रिडक्शन है। इसी तरीके से अपने पास ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या हो गई, ये हो गया पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना। तो अभी अपन इसको ऑक्सीजन के टर्म्स में पढ़ें कि ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन अगर रिमूव होता है तो रिडक्शन। ठीक है ना। अब इस रिएक्शन को देखें, इस रिएक्शन में क्या है कि जब हमने जिंक ऑक्साइड से जिंक बनाया तो ऑक्सीजन निकल गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और जब हमने कार्बन से क्या बनाया, CO बनाया, तो इस केस में क्या हुआ, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये हो गया गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस पूरी रिएक्शन में रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ, तो इस रिएक्शन को क्या बोल दिया हमने, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट। तो ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी हो और गेन ऑफ ऑक्सीजन भी हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
and reduction, that means removal of oxygen occurs together या simultaneously is called redox reaction. एग्जाम्पल में ZNO प्लस C. कॉपर और हाइड्रोजन वाला एक एग्जाम्पल भी है बुक में, आप वो भी करके देखें, वो भी किसका है, रेडॉक्स रिएक्शन का, तो वो आपको बुक से मिल जाएगा, वो इसलिए मैंने यहाँ बताया नहीं है, यहाँ आपको एक नया एग्जाम्पल मैंने दिया. तो रेडॉक्स रिएक्शन के आपके पास 2 एग्जाम्पल हो गए. क्लियर है. तो अब हमारे पास 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस हो गई हैं टोटल. एक हो गया, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन जिसमें 3 पड़े, थर्मल, फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिसिस. थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट जिसमें 2 हैं, सिंगल एंड डबल. एंड फोर्थ इज रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, चलिए है ना. तो अब फर्स्ट चैप्टर से अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया वो देखें. हमने पढ़ा प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी. इसी से रिलेट करके हमने पढ़ा क्या, टाइप्स ऑफ प्रोसेस प्लस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ठीक है. उसके बाद हमने इस केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ ली एंड एग्जाम्पल्स पढ़ लिए. ठीक है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ ली, हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. और फिर लास्ट टॉपिक तक हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. इस केमिकल रिएक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसमें हमने पढ़ लिया पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है. दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर 3 आ गए, वो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ अभी. ठीक है. तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा क्या, रेडॉक्स रिएक्शन. है ना. तो इतना अभी हम पढ़ चुके हैं. अब हम ऐसे बढ़ते हुए चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पहुंच रहे हैं, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी. ठीक है. तो अब अगला टॉपिक यहाँ से जो हमारा आता है वो टॉपिक हो गया कोरोजन एंड रेंसिडिटी. क्लियर है चीज़. ठीक है. तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी और कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, फिर अपन इस चैप्टर को एंड करते हैं. चलिए. तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा कोरोजन एंड रेंसिडिटी. है ना. अब डेफिनेशन की बात करें पहले कि कोरोजन क्या होता है. तो कोरोजन में हम बोल रहे हैं क्या कि द फॉर्मेशन, आप यहाँ से लिख लें इसको, द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल in the presence of air and moisture. ठीक है. जब किसी मेटल की सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, किसके प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में, देन इट इज कॉल्ड कोरोजन. है ना. कोरोजन का मतलब जंक लगना नहीं है. जो जंक लगना है या जो आयरन के ऊपर कोरोजन की जो रस्टिंग की जो प्रोसेस होती है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन. बट एक्चुअली हो क्या रहा है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कि सपोज करें अपन कि एक ये अपनी ये जो अपन जिसको पेपर पे लिख रहे हैं, ये एक मेटल की सरफेस है. जब अपन इस लोहे को या इस मेटल को अपन बाहर छोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में जब इसके ऊपर हवा लगती है, पानी लगता है, तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड की ऐसी लेयर बन जाती है. दैट लेयर जो बनी है, जो लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट फॉर्मेशन ऑफ लेयर इज कॉल्ड एज कोरोजन. क्लियर चीज़ समझ में आ गया. तो कोई भी ऐसा मेटल जो एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर या दोनों के कांटेक्ट में आने पर अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना सकता है, देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कोरोजन. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन. ठीक है. अब इसी कोरोजन के अंदर अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. तो अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो एग्जाम्पल्स में पहला तो हो गया क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना. ठीक है. दूसरा हो गया सिल्वरिंग ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है. तीसरा हो गया
tarnishing of copper and silver Ag। ठीक है, तो ये कुछ 3 बेसिक से एग्जाम्पल्स हो गए। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे में जंग लगना, सिल्वरिंग ऑफ एल्यूमिनियम मतलब आपने एल्यूमिनियम वगैरह देखा होगा, थोड़ा सिल्वर जैसा होता है ना। तो एल्यूमिनियम जो होता है जब वो पहली बार प्रिपेयर होता है इंडस्ट्री में, उसको बनाते हैं तो इट इज़ लाइक स्टील, आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हो, एकदम बिल्कुल कांच जैसा होता है। ठीक है, लेकिन जब आप उसको बाहर छोड़ देते हो तो एयर के कॉन्टैक्ट में, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आने पर वो सिल्वरी हो जाता है। दैट प्रोसेस कॉल्ड सिल्वरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है वो धीरे धीरे ग्रीन पड़ता है, जैसे जैसे यूज़ होने लगेगा, मॉइस्चर लगेगा तो वो ग्रीन हो जाता है। सिल्वर जो है चांदी, वो काली हो जाती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज फॉर कोरोजन। ये सब एग्जाम्पल हो गए कोरोजन के, है ना। कोरोजन का मतलब ये नहीं है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज कोरोजन, सिल्वरिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज कोरोजन। अगर आप ये लिख देंगे रस्टिंग ऑफ आयरन इज कोरोजन तो फिर गलत है, फिर बोर्ड्स में आपको नंबर नहीं मिलने। आपको जो मार्क्स मिलेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस, कि द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन एंड द एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन आर रस्टिंग ऑफ आयरन, सिल्वरिंग ऑफ एल्यूमिनियम एंड टार्निशिंग ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है, इसमें अभी कोई डाउट है ना। अब इसी तरीके से अगर रस्टिंग हो रही है तो किसके प्रेजेंस में हो रही है, एयर एंड मॉइस्चर, तो हम उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, है ना, कोरोजन को या जंग लगने की। जैसे लोहे का एग्जाम्पल है जंग लगने की प्रोसेस को, तो घर में अगर हमारे पास कोई आयरन का आर्टिकल या कोई लोहे का सामान है तो उस पर जंग लगने की प्रोसेस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, हम उसको पेंट कर सकते हैं। पहला पेंटिंग हो गया, उसके बाद उस पर ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, रस्टिंग ऑफ आयरन की, है ना। ग्रीस, उसके ऊपर ग्रीस लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, पेंटिंग कर दिया। और हायर लेवल पे देखें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, गैल्वेनाइजिंग हो गया। तो दिस आर द टेक्निक्स। अभी आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशंस आप याद करें उसमें से। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीज़ है। ठीक, अभी हम आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया कोरोजन की बात। कोरोजन है क्या, ऑक्साइड की लेयर का बनना, किसके ऊपर, मेटल के ऊपर, किसके प्रेजेंस में, एयर और मॉइस्चर के। एग्जाम्पल क्या है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, सिल्वरिंग ऑफ एल्यूमिनियम एंड टार्निशिंग ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कोरोजन को, तो पेंटिंग हो गया, ठीक है, गैल्वेनाइजिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, ऑयलिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया। ये सब कोई भी ऐसा मेथड कर दें जिससे हमारा पर्टिकुलर मेटल एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, और अगर आए तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। ठीक है, वो सब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के अंदर आ गया। अभी हम बात करते हैं रेंसिडिटी की, कि व्हाट इज रेंसिडिटी, है ना। अब रेंसिडिटी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन क्या हो गई, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट in the food in presence of atmospheric oxygen। ठीक है, खाने में प्रेजेंट ऑयल और फैट का क्या हो जाना, ऑक्सीडेशन। खाने में प्रेजेंट ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो हमारे खाने में प्रेजेंट ऑयल और फैट के साथ जाकर जुड़ जाती है, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन दी फूड इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो ऑयल और फैट की हम बात कर रहे हैं, दिस ऑयल एंड फैट इन केमिस्ट्री इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, तो ये हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि आपके खाने में जो भी ऑयल और फैट होता है विच इज़ नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आकर ऑक्सीडाइज हो जाए देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। और वो जो खाना खराब हो गया है दैट इज कॉल्ड रेंसिड फूड। घर में भी होता है ना, अगर हमारे पास कोई खाना हमने बनाया है, हमने नहीं खाया, शाम तक छोड़ दिया, बहुत गर्मी का मौसम है, ठीक है, तो वो खाना खराब हो जाता है, इसलिए हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। तो वो जो खाना खराब होने की प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है ना। अब रेंसिडिटी को कैसे बचाएं, तो रेंसिडिटी को बचाने के लिए हमको कोई भी ऐसा सब्सटेंस यूज़ करना पड़ेगा या ऐसा मेथड यूज़ करना पड़ेगा जिससे हमारे खाने का ऑक्सीडेशन ना हो।
और वो सारी चीज़ें केमिकली जो ऑक्सीडेशन करवाने में या ऑक्सीडेशन को रोकने में मदद करती हैं उसको हम बोल देते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हो गए? सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्लियर है चीज़, है ना। डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं अपन? सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऐसा सब्सटेंस जो खाने के ऑक्सीडेशन को रोकता है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है। अब खाने को खराब होने के लिए बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए हम दो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो हम कोई केमिकल सब्सटेंस इस्तेमाल कर लें या फिर हम कोई फिजिकल मेथड इस्तेमाल कर लें। फिजिकल मेथड जैसे क्या कि हमने उसको उठाकर फ्रिज में रख दिया, तो फ्रिज जो है वो खाने का टेम्परेचर क्या कर देता है? कम कर देता है, जिससे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है जो खाने को ख़राब कर रहे थे वो कम हो जाती है, धीरे हो जाती है, तो खाना ख़राब होने की प्रोसेस जो है वो स्लो होगी। या फिर हम उसमें ऐसे केमिकल कंपाउंड डाल दें जो ऑक्सीडेशन के साथ ऑक्सीजन के साथ खाने का रिएक्शन ही ना होने दें। तो वो जो केमिकल कंपाउंड हम डाल रहे हैं जो खाने के अंदर प्रेजेंट ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन रोक देता है उसको क्या बोल रहे हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है। और कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट हम यूज़ कर सकते हैं? तो आप याद रखें, BHA होता है, BHT होता है, एक हो गया 1 2। फर्स्ट इज BHA, सेकेंड इज BHT, है ना। थर्ड इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। इसके अलावा आपने देखा होगा चाइनीज़ वगैरह जो रोड पे मिलता है तो वो लोग विनेगर यूज़ करते हैं, वो भी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। सॉल्ट हो गया, वो भी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। ऑयल, हम अचार वगैरह डालते हैं तो ऑयल बहुत डालते हैं ताकि एयर का कांटेक्ट वगैरह टूट जाए, तो वो भी सब्सटेंसेस क्या कर रहे हैं? एसिडिटी बचा रहे हैं। अभी सिलेबस के हिसाब से हमें तीन चीज़ें याद रखें, BHA, BHT एंड बेंजोइक एसिड। ठीक है। BHA इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल एंड BHT इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ये आपको NCERT में इसका फुल फॉर्म मिल जाएगा, स्पेलिंग क्या होती है वहाँ से लिख लें, और अगर नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में आप डालें, मैं आपको इसका फुल फॉर्म दे दूंगा। ठीक है। BHA इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, BHT इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ये जो एनिजोल और टोलिन है दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आप सीनियर क्लास में पढ़ते हो कि ये क्या होते हैं। क्लियर है चीज़, समझ में आ गया। तो खाने के अंदर प्रेजेंट ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन in presence of atmospheric oxidation is called rancidity. The substances, the chemical substances which prevent rancidity are called antioxidants, and the examples of antioxidants are BHA, BHT and benzoic acid. क्लियर है चीज़। तो इतना हमारे फर्स्ट चैप्टर में था। हमने प्रोसेस पढ़ा, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस क्या होते हैं वो पढ़ा, फिर केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली। उसके बाद डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमने टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वर्ड इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन वो देख लिया, बैलेंस कैसे करते हैं वो देख लिया। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ ली हमने। केमिकल रिएक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन जिसमें थर्मल, फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिसिस, फिर डिस्प्लेसमेंट जिसमें सिंगल और डबल, उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, और लास्ट में हमने कोरोजन और रेंसिडिटी पढ़ लिया। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट खत्म होता है। इसके बाद आप अपनी NCERT के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन ये करें। ठीक है। और इसके बाद फिर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो चैप्टर फर्स्ट से या इन टॉपिक्स के बेसिस पे आपसे पूछे जा सकते हैं। CBSE किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछता है और किस टाइप से मार्किंग करता है। ठीक है। तो अभी आपका सिर्फ काम इतना है कि आप सारे टाइप्स ऑफ इक्वेशन की डेफिनेशन याद करें, ऑक्सीडेशन रेंसिडिटी की याद करें, उनकी केमिकल इक्वेशन याद कर लें, उनको बैलेंस कैसे करना है वो देख लें। तो जितना भी अभी हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है वो सब आप करें। ठीक है। अगर इसके पहले के टॉपिक्स आपने नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियोज़ जाकर देख लें, प्लेलिस्ट उसमें बना रखी है, सारे एक साथ आपको मिल जाएंगे चैनल के ऊपर। आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। चैनल को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें ताकि आपको पता चल जाए वीडियो कब अपलोड हो रहा है। ठीक। तो ये हमने केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जो था 10th क्लास से CBSE में वो अभी हमने खत्म किया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा दैट विल बी फॉर चैप्टर 2 दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। चलिए, थैंक यू।